नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज देश की में आज हम बात करेंगे बजट 2023-24 और शिक्षा की। लेकिन क्या आप जानते हैं 1947 में भारत की मात्र 19% आबादी ही साक्षर थी। आजादी के 75 साल बाद साक्षर आबादी तकरीबन 80% हो गई है। भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। 14.9 लाख स्कूल, 95 लाख शिक्षक, 26.5 करोड़ छात्र इस शिक्षा प्रणाली में समाहित हैं। नई शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें शिक्षा पर जीडीपी के 6% खर्च करने का सुझाव दिया गया था। 2019-20 में शिक्षा पर व्यय की बात करें तो जीडीपी का 2.8% था। 2020-21 और 2021-22 में यह जीडीपी का 3.1% रहा। शिक्षा बजट 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है, लेकिन शिक्षा पर व्यय अब भी जीडीपी के 6% का लगभग आधा है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। प्रोफेसर सीबी शर्मा शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर चरण सिंह हैं, सीईओ हैं एग्रो फाउंडेशन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर बृज किशोर कुठियाला जी हैं जो कि अध्यक्ष हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के, वो वर्चुअल हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है मेरे साथ मौजूद जनता जनार्दन का भी। सीबी शर्मा जी, ये आंकड़े तो मैंने मोटे तौर पर बता दिए हैं और बारीकी पर आप प्रकाश डालेंगे। शिक्षा नीति नई 34 बरस के बाद आखिरकार लागू हो गई है, तो क्या उसको लागू करने की प्रक्रिया में बजट कोई बाधा बनकर सामने आ रहा है क्या? जो आने वाला बजट है उससे हमारी क्या अपेक्षाएं होंगी, शिक्षा समाज का क्या अपेक्षाएं हैं, तो 2-3 चीजें मैं आपको सबसे पहले करना चाहूंगा कि देखिए, हमने बहुत बड़े बड़े स्कीम पिछले 4-5-6 सालों में उठाए हैं। जैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की थी हम लोग ने पिछले साल भर हो गया है, ये अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। हमारे यहाँ परेशानी क्या होती है कि हम पैसा एलोकेट करते हैं और उसका प्रभाव हम 5-6 साल बाद देखते हैं शिक्षा में। देखिए, शिक्षा सड़क बनाने जैसा नहीं है कि हम 75 किलोमीटर रोड बना दिए और लोग चलना शुरू कर दिए। बच्चों को पढ़ाना है, 5-6 साल लगता है जब वो प्राइमरी से मिडिल में जाता है या सेकेंडरी में जाता है या हायर एजुकेशन में जाता है। मैं ये कहूंगा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी नया स्थापित करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, उसमें इतना बड़ा डिजिटल डिपॉजिटरी है, उसको कन्वर्ट करिए, उस पर पैसा खर्च करिए। क्योंकि अगर आप नया बनाने की बात करेंगे तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उसकी तैयारी में जो खर्च होगा वो 3-4 साल लगेंगे। दूसरा जो बड़ा आपने कहा था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कोई नया बिल्डिंग खड़ा करने, कोई ऑफिस खड़ा करने, लोगों को एम्प्लॉय करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपके बड़े अच्छे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं या आपकी संस्थाएं हैं जिनके पास ये क्षमताएं हैं, आप उसमें खर्च करिए। मैं मानूंगा कि बहुत सोच समझ करके पैसा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें पैसा लगाइए ताकि वो तुरंत आपको परिणाम दे सके और उसका प्रभाव हम लोग देख सकें। प्रोफेसर चरण जी, आप तो माहिर हैं आंकड़ों के खेल में। आंकड़ों के खेल क्या कहते हैं, कितना अगर हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं अपने बजट को, शिक्षा के बजट को, सरकार के अलावा निजी तौर पर भी शिक्षा पर मोटी रकम खर्च की जाती है, क्या वो कुछ आंकड़े हैं आपके पास? बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। हमारे यहाँ पे तो कह रहे हैं कि 3% जीडीपी का आंकड़ा है, पर असलियत में देखा जाए तो जो एजुकेशन पे टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सिर्फ 10% गवर्नमेंट कर रही है, सेंटर और स्टेट मिलाकर। आपने खुद का सेंटर का 1 लाख करोड़ का खर्चा है, स्टेट्स का करीब 6 लाख करोड़ का खर्चा है, पर टोटल खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। इसलिए सिर्फ 10% जो 3% ऑफ जीडीपी है, अगर उससे देखा जाए तो पूरे देश में एजुकेशन पे करीब 30% टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। वो तो बहुत ज़्यादा है, 30% हो रहा है, क्योंकि अगर प्राइवेट एक्सपेंडिचर आप उसमें ऐड कर देंगे तो। सरकार के जो आंकड़े हैं उसको एक दूसरे तरीके से यूँ भी देख सकते हैं, कितने स्कूल हैं, कितने छात्र हैं, कितने टीचर हैं। करीब 60 लाख टीचर हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, 40 लाख प्राइवेट सेक्टर में हैं। अगर छात्र देखे जाएँ तो आपने खुद का 35 करोड़ है, 15 करोड़ छात्र गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं और 10 करोड़ छात्र प्राइवेट सेक्टर में हैं। उसी तरीके अगर स्कूल देखे जाएँ तो करीब 15 लाख स्कूल हैं,
11 लाख स्कूल पब्लिक सेक्टर में है, सरकार ने 4 लाख प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप यूनिवर्सिटी का देखें तो टोटल सिनेरियो बदल जाता है। 1000 यूनिवर्सिटी हैं और 1000 यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर छात्र, करीब 80% छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो करीब 21% कॉलेजेस, 42,000 कॉलेजेस हैं, उसमें से करीब 70% कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में है, सिर्फ 21% कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हायर एजुकेशन में अगर देखा जाए तो यस, पूरे आंकड़े उल्टे हो जाते हैं। पर सरकार का जो खर्चा है बेसिकली सरकारी स्कूलों पे, सरकारी मुलाजमों पर है। एक चीज़ और है, जो डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ है। उसका कारण यह है कि अगर डिजिटल फुटप्रिंट आप इंडिया में देखें तो वो थोड़ा कमज़ोर है। रूरल एरियाज़ में इंटरनेट और कंप्यूटर्स बहुत कम हैं। अर्बन एरियाज़ में करीब 23 से 30% इंटरनेट है और कंप्यूटर्स है। पर डिजिटल यूनिवर्सिटी का एडवांटेज एक ये है कि हम लोग उससे एजुकेशन को बड़ी जल्दी फैला सकते हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी से ये भी लाभ होगा कि सबकी अट्रैक्शन उस पर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा गया है कि सड़क के माफिक नहीं है, कुछ खरीदा और कुछ लगा दिया। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है, स्कूल कॉलेजेस भी बनाने हैं, स्टूडेंट्स को इकट्ठा भी करना है। एनरोलमेंट अगर देखें, इसलिए मैं कहता हूँ 1 TV 1 चैनल जो सरकार ने पिछली बार बजट में अनाउंस किया था, जो 12 में से 200 चैनल्स बनने थे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। क्योंकि अगर आप एनरोलमेंट देखें तो एनरोलमेंट हमारे कंट्री में ठीक है कि एलिमेंट्री स्कूल पे 96% है, पर अगर हायर एजुकेशन में देखें उसमें अबाउट 27% है। उसमें छात्राएं ज़्यादा हैं, मेल्स कम हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर देखें, अमेरिका में देखें, तो हायर एजुकेशन में 80% लोग एनरोल हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम बहुत हायर पिछड़ एजुकेशन जाते से हैं। जुड़ी हुई एक बड़ी हस्ती हमारे साथ मौजूद है, वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी। ब्रजकिशोर कुठियाला जी, यहाँ पर बात चल रही है कि हम अपनी शिक्षा को जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, उससे अगर तोलेंगे तो बहुत सारे बिंदु शिक्षा से जुड़े हुए कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। क्या आप भी ये मानते हैं? हमारे देश की जो शिक्षा है वो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शिक्षा का बहुत कम भाग है, स्टेट्स के पास बहुत अधिक भाग है। 70% के लगभग स्ट्रक्चरल और जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है वो स्टेट्स के पास है। तीसरा, प्राइवेट पार्टनरशिप जो शिक्षा में है, प्राइवेट का जो निजी संस्थाओं का जो योगदान है शिक्षा में, वो दिन पर दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि अगर स्कूलों की संख्या ली जाए तो प्राइवेट स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ रही है, परंतु पिछले 10 वर्षों में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ी है वो लगभग 360% बढ़ी है। इस प्रकार से जब हम केवल केंद्रीय सरकार के बजट के आधार पर शिक्षा को देखने का प्रयास करते हैं तो भ्रम उत्पन्न होते हैं। उन भ्रमों से हमें निकलना चाहिए और ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्रीय बजट में 3.1% जो है वो शिक्षा को दिया जाता है, परंतु कुल मिलाकर हमारा देश, हमारा समाज शिक्षा के प्रति इससे बहुत अधिक खर्च करता है और समाज की जो प्रतिबद्धता है अपने बच्चों की शिक्षा को और उन्नत करने के लिए वो बहुत अप्रिशिएबल है, जो कि अन्य देशों से अधिक है। और दूसरा ट्रेंड जो हमने देखा है कि जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो स्कूली शिक्षा में और कॉलेज की शिक्षा में और यूनिवर्सिटी शिक्षा में वो उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए जब हम शिक्षा और बजट की बात करें तो हम प्राइवेट कंट्रीब्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रीब्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, उसको मिला करके देखेंगे तो हमारी स्थिति बहुत बेहतर नजर आती है। और जिस प्रकार की उन्नति शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 10-12 वर्षों में हुई है वो बड़ी सराहनीय है। परंतु इसके साथ साथ एक और बात है कि जिस प्रकार से शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमारे सामने आया है, उसके क्रियान्वयन में जो विलंब हो रहा है
वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, लेकिन उसको क्रियान्वित सही ढंग से कैसे किया जाए, वो एक चुनौती अभी भी पिछले 2 साल में बनी हुई है। जनता जनार्दन यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। कुछ सवाल, कुछ पूछना चाहेंगे? शिक्षा की गुणवत्ता जो है सुधरती दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका क्या कारण है? अगर हम शिक्षा की बात करें, हम ज़्यादा दूर नहीं, दिल्ली की बात करते हैं। जैसे दिल्ली में दिन पर दिन स्कूलों की जो हालात है वो ठीक होते जा रहे हैं, लेकिन उसमें प्रिंसिपल टीचर्स की मौजूदगी कम होती जा रही है। तो शिक्षा पे पैसे खर्च करने का क्या मतलब है कि शिक्षा पे खर्च करना या उसके भवन को सही करना? देखिए, बिल्कुल सटीक प्रश्न बिटिया ने पूछा है कि शिक्षा पर खर्च का क्या मतलब है। जो मैं अपने वक्तव्य में बोल रहा शुरुआत था आपने ऐसे की। कि एजुकेशन पर खर्च का मतलब भवन बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है। देखिए, दिल्ली की बड़ी चर्चा पिछले कुछ वर्षों में हुई है कि दिल्ली में शिक्षा सुधर गई। हाँ, भवन सुधर गए, रंग रोगन कर दिया गया, उस पर कुछ फूल पत्ती बना दिए गए, तो देखने में विद्यालय सुंदर हो गए। शिक्षा में खर्च का बिल्कुल ये मतलब नहीं है। लेकिन जो पहला प्रश्न था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रेलेवेंट है आज की तारीख में, क्योंकि टीचर बैकबोन है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति टीचर को सेंटर स्टेज करती है। अगर भारत कभी सोने की चिड़िया थी तो वो शिक्षकों के कारण थी। याद करिए, 29 जुलाई 2020 को आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों को संबोधित किया था। पहली बार किसी भी नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री आके बोलते हैं और यही कहा था, ये आपकी नीति है, शिक्षकों की नीति है, आप इसको अपनाइए और आप ही चाहेंगे तो लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो शिक्षक की बात कर रहे हैं, हमने शिक्षक को लगातार मार्जिन पर रखा है, उसको बाहर निकाल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स के ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, उनको शिक्षक बनाने की बात है, उस पर काम चल रहा है। थोड़ा मैं कुठियाला साहब से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, शिक्षा में कोई भी चीज जब लागू किया जाता है तो वो तुरंत नहीं दिखता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के ट्रेनिंग का करिकुलम तैयार हो चुका है, पूरा रोड मैप बन चुका है और बहुत जल्दी जो हमने शिक्षा नीति में कहा था कि हम ऑनलाइन मोड से कराएंगे, तो हम ऑनलाइन मोड से उसकी ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग पर 15.2 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि 10,000 बीएड कॉलेजेस डिग्रियां बांट रहे थे, पैसा लेकर के उसको बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। 6,000 टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस बंद किए जा चुके और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आ गया है। पुनः मैं एक बात दोहराऊंगा, ओवरनाइट एजुकेशन में चेंजेस नहीं आते हैं, बहुत सोच समझ के कोई भी पॉलिसी बनानी पड़ती है और उसको लागू करना पड़ता है। इसीलिए मैंने 2 बातें कही थी। डिजिटल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल री इन्वेंटिंग द व्हील मत करिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपके पास है, जो डिजिटल एजुकेशन पर पिछले 40 सालों से काम किया है, 35 सालों से काम किया है, उसको आप रिफॉर्म करिए और डिजिटल यूनिवर्सिटी का हब बनाइए। लड़कियों की पढ़ाई पर पूरा खर्च फ्री है। आपको मैं बताऊं, 2014-15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम लाया था। 18-19 में 4% शिरकत लड़कियों की बढ़ गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित तो किया गया था, उस पर जोर नहीं था, उसको बेहतर किया गया। उसका प्रभाव देखिए कि लड़कियां बेहतर कर रही हैं। हम लोगों ने केवल एकेडमिक सब्जेक्ट पर जोर दिया था, जो दूसरे विषय थे, जैसे खेल भी विषय है, क्रिएटिव आर्ट्स भी विषय है, उन पर हमने खर्च बढ़ाया तो वहां दिखता है। मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि हमको पूरा खर्च सरकार उठाती नहीं है। भारत जैसे देश में जो समाज पोषित रहा है शिक्षा, देखो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया जानती है, 250 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को गोद दिए हुए थे, समाज ही शिक्षा को चलाता था। ये तो सरकार, अंग्रेज सरकार ने अपने हाथ में ले लिया कि हम चलाएंगे और शिक्षक हमारे नौकर होंगे। भारत में कभी शिक्षक नौकर नहीं था। जी जी, लेकिन चरण जी, आपने जैसा कि एक आंकड़ा दिया कि हम लोग 3-3.25% नहीं, बल्कि अगर निजी जो है इसमें इनपुट देखा जाए तो 30% से ज्यादा जीडीपी का खर्च होता है शिक्षा पर। लेकिन निजी जो रूप से खर्च किया जाता है, उससे शिक्षा का विकास कम हो रहा है, शिक्षा का निजीकरण ज्यादा हो रहा है। क्या ये बात सही है? कुछ आंकड़े इस बात भी को भी कहीं ना कहीं स्थापित करते हैं क्या? देखिए, एक बात मैं कहनी चाहूँगा, थोड़ा भिन्न है मेरे विचार। अगर भवन नहीं है तो बाथरूम नहीं है। भवन तो जरूरी है, पेड़ के नीचे तो शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात, अगर आपने शिक्षा आजकल कंप्यूटर की देनी है
तो कंप्यूटर मैं पेड़ के नीचे लटका के नहीं आपको पढ़ा सकता हूँ। मुझे भवन चाहिए जिसमें मेरा कंप्यूटर सेफ रहेगा। अगर मैंने आज के बच्चों को अमेरिका के बच्चों से लड़ाई करवानी है, अगर मैंने आज के बच्चों को अमेरिका, जर्मनी के बच्चों और यूके के बच्चों के साथ compete कराना है, तो मुझे एजुकेशन फैसिलिटी उसी तरीके देनी पड़ेगी। जहाँ पर मैंने बच्चों को मिड डे मील खिलाना है, पेड़ के नीचे नहीं खिला सकता हूँ, मुझे एक छत चाहिए। जहाँ पर आप टीचर और प्रिंसिपल की बात कहते हैं, अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, मैं कहाँ से आपको पढ़ाऊँगा? इसलिए भवन भी जरूरी है, टीचर भी जरूरी है। टीचर की ट्रेनिंग, उसके लिए काफ़ी प्रयत्न हो रहा है। जहाँ तक आप बच्चों की ट्रेनिंग का सवाल है, सरकार जो डिजिटल यूनिवर्सिटी खोल रही है, सरकार जो वन टीवी वन चैनल की बात कर रही है, उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, अगर देश के बच्चे पूरी दुनिया में सबसे अव्वल स्थान पर आना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन भी उसी तरीके अव्वल होगी। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं विदेश में बहुत साल पढ़ा हूँ, देश में भी पढ़ाया है। अगर आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में जाएंगे तो कदम नीचे रखेंगे, आपका जिस तरीके का विश्वास बन जाएगा, उन 2 साल पढ़ने पढ़ने में भी आप किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर जा सकते हैं। पर अगर आप इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे जहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर के ऑफिस का एनवायरनमेंट नहीं है, आप कैसे compete करेंगे दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए बच्चों के साथ? आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। इसलिए सिर्फ भवन ही जरूरी नहीं है, आलीशान भवन जरूरी है, जिसमें हायर एजुकेशन में आप दुनिया के बेस्ट स्थान से compete करें। अब देखिए देश की नौबत क्या आ गई थी। आपके पास नोबेल प्राइजेस हैं, देश के अंदर खोज करने वालों को अभी तक, देशवासियों को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। खुराना को मिला, विदेश में रिसर्च किया। अमृता सेन को मिला, विदेश में रिसर्च किया। बैनर्जी को मिला, विदेश में रिसर्च किया। उसका कारण क्या है? हम लोग उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे। इंसान वही है, इंडिया से ही पढ़े हैं, पर जाके जब बाहर हायर एजुकेशन किया, पॉलिश हुए, compete किया, नोबेल प्राइज मिल गया। जी कुठियाला जी, 2 विचार यहां पर सामने आए हैं। सीबी शर्मा जी कह रहे हैं कि जो आधारभूत ढांचा हमारे पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं किया जा रहा, जबकि प्रोफेसर चरण सिंह कह रहे हैं कि हमें अगर compete करना है विश्व के साथ तो हमें उस आधारभूत ढांचे को और बेहतर करना होगा। क्या आप इन दोनों बातों से सहमत हैं? एक बात। और दूसरा एक सवाल जो मैंने प्रोफेसर चरण सिंह जी से पूछा था कि क्या निजी तौर पर जीडीपी का जो भागीदारी है, सहभागिता है, उसके इतर हम देखें तो निजीकरण ज्यादा हो रहा है, जिससे शिक्षा का फायदा नहीं हो रहा है। निजी तौर पर शिक्षा संस्थान चलाने वालों का फायदा ज्यादा हो रहा है। भवन भी महत्वपूर्ण है, परंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षक हो, दूसरा शिक्षक ठीक मात्रा में हो। आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या 111% बढ़ी है, परंतु शिक्षकों की संख्या 20% कम हुई है। और जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो आज मेरे दोनों साथी मेरे साथ एग्री करेंगे कि स्कूल और कॉलेज शिक्षा में आज चाहे केंद्र के संस्थान हो, चाहे निजी संस्थान हो, चाहे प्रांतों के संस्थान हो, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स पर हमारी शिक्षा का भार बहुत ज्यादा पड़ गया है, जो कि एक अगर उसको लाभकारी ना माने तो हानिकारक तो वो है ही है, ऐसा मुझे लगता है। और आवश्यकता क्या है जिसका इशारा एक साथी ने किया है कि जो वर्तमान हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत रिनोवेट करने की आवश्यकता है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रीडिजाइनिंग की आवश्यकता है, उसमें स्मार्ट क्लासरूम्स की आवश्यकता है, उसमें ऐसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जिसमें हर विद्यार्थी चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, वो सेल्फ लर्निंग मोड में, ऑनलाइन मोड में, स्कूल में कॉलेज में ही उसको ये सुविधाएं उपलब्ध में हो। डिजिटल यूनिवर्सिटी की जब तक हम बात करते हैं तो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी पूरे देश या पूरे आवश्यकताओं पूरा करने वाला नहीं है। कई डिजिटल यूनिवर्सिटीज हमको बनानी पड़ेंगी
और जैसा कि एक जो वैकल्पिक रचना जो हमारे पास उपलब्ध है, वो वर्तमान में जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन की और कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की सुविधाएं यूनिवर्सिटीज और स्कूल लेवल पर उपलब्ध हैं, उनको हमको डिजिटलाइज करके और उनको हमको आधुनिक कोर्स करिकुलम लेकर के और आधुनिक टीचिंग मेथड्स को लेकर के करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की बात बार बार उठाते हैं। मुझे लगता है कि पहले हमको अपने देश में और ऐसे युवकों और युवतियों को तैयार करना चाहिए जो हमारे देश की आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाए और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कंपटीशन कर सकें। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अभी नहीं तो कभी नहीं की होती। जी जी, और यहाँ पर कुछ छात्र यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सवाल और पूछना चाहेंगे? तो सर मेरा ये प्रश्न है कि डिजिटल शिक्षा के लिए क्या अलग से बजट आएगा या फिर उसी 6% में से वो खर्च किया जाएगा? भारत जैसे असमान मुल्क में इस डिजिटल शिक्षा को लागू करना किस हद तक सफल हो पाएगा? हम शिक्षा पर इतना बजट खर्च करते हैं, उसके बाद भी देखते कि काफ़ी लोग उच्च शिक्षा के लिए पलायन करते यहाँ से दूसरे देशों में। ऐसा क्यों है? देखो, डिजिटल शिक्षा का मतलब बिल्कुल ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड या लैपटॉप बेस्ड एजुकेशन नहीं है। जितना भी डिजिटल स्ट्रक्चर है सबका इस्तेमाल है। अगर मैं उदाहरण दूं, प्रधानमंत्री जी मन की बात रेडियो पर करते हैं और वो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है। तो रेडियो को हम मान के चले थे कि ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, उसको उन्होंने सेंटर स्टेज कर दिया। तो डिजिटल एजुकेशन जब हम कहते हैं तो ये मत समझो कि हम लैपटॉप या 5G इस पर ही पढ़ना होगा। हमको सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके पहुंचना होगा विद्यार्थियों तक। किसी के पास लैपटॉप होगा तो किसी के पास रेडियो होगा, किसी के पास मोबाइल होगा तो किसी के पास कंप्यूटर, कनेक्टेड कंप्यूटर होगा। तो इन सब का इस्तेमाल होना चाहिए। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, समय समाप्त होने वाला है, इसलिए बहुत छोटी टिप्पणी। 1999 में हम लोगों ने एक एजुकेशनल सैटेलाइट छोड़ने की बात की थी। हजारों करोड़ लगा करके 2004 में वाजपेयी सरकार ने छोड़ा था, उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया उसके बाद की सरकारों ने, और वो 7 साल में जल गया, खत्म हो गया। जब आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैसिव खर्च होता है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं आप। इसीलिए मैं बारी बारी से जोर दे रहा हूं, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कीजिए। इग्नू बनी हुई है आपके पास, उसी को कन्वर्ट करिए डिजिटल यूनिवर्सिटी में और वो आपको काम देगी। और आपने कहा ही है कि हम स्कोप एंड हब मॉडल पर काम करेंगे, तो आपका हब होगा इग्नू और स्कोप होंगे सारे ओपन यूनिवर्सिटीज या दूसरे यूनिवर्सिटी जो उसका इस्तेमाल करेंगे। जितने घंटे का डिजिटल कंटेंट इंडिया के पास है, किसी देश के पास नहीं है दुनिया में। जी चरण जी, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तुलना प्रस्तुत की कि जो है उच्च शिक्षा पर विदेश में कितना ध्यान दिया जा रहा है और यहाँ पर कितना ध्यान उस स्थिति में नहीं दिया जा रहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा देश है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ सरकार पे छोड़ देना अच्छा नहीं है? कॉरपोरेट इतना लाभ कमाती है सरकार से भी और अलग अलग संसाधनों से भी, तो कॉरपोरेट को कहीं ना कहीं क्लब करना पड़ेगा शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए या फिर बजट मुहैया करवाने के लिए। आपने सवाल पहले भी निजीकरण का पूछा था, वही सवाल दूसरे रूप में आ रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर ने कई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खोल दी हैं और खोलते जा रहे हैं, तो उसी का ये मतलब है कि वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप विदेश में देखें, जिनसे आप तुलना करना चाहते हो, जिनसे आपके बच्चे compete करेंगे, वहाँ पर तो जितनी आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में हैं। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर ही आगे बढ़कर आगे आएगा। जिस तरीके अभी कहा गया था, नालंदा भी तो प्राइवेट सेक्टर में ही था जी। अच्छा, जहाँ तक डिजिटल यूनिवर्सिटी का सवाल है, आप जो कह रहे हैं असामान्य देश है, बहुत अमीर बहुत गरीब, गांव शहर सब किस्म के हैं, डिजिटल ही तो समानता लाएगी। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एकदम क्रैश कर जाएगा। डिजिटल बैंकिंग, आप देखिए कॉस्ट ऑफ बैंकिंग कैसे क्रैश किया है। उसी तरह के डिजिटल एजुकेशन से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कम हो जाएगा, पूरे देश में समानता आएगी। बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन गरीब से गरीब बच्चे, गांव से गांव बच्चे को मिल जाएगा। और डिजिटल में जितने टेक्निक्स हैं, जैसे अभी भी प्रोफेसर ने कहा है, सबके सब यूज होंगे, तो वही वे फॉरवर्ड है जी। और हम लोग नालंदा की बात करते हैं कुठियाला जी, और यहाँ पर कहा गया कि वो भी तो प्राइवेट सेक्टर था। शिक्षा जो है हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ही समाज की जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ हम लोग चाहते हैं कि सरकार करे। यही जो मूल में ही कुछ खराबी आ गई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गुणवत्ता पैदा नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा पद्धति में हम। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट और समाज का इन्वेस्टमेंट
जो समाज मिल करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके और समाज इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी बहुत बड़े संस्थाओं ने संस्थागत रूप से एजुकेशन को चलाया था। कुछ के नाम लिया जा सकता है, डीएवी संस्थाओं ने बहुत चलाया है। ऐसा एक सिख संस्थाओं ने बहुत एजुकेशन को आगे बढ़ाया है। ये समाज पोषित शिक्षा है। जहां दूसरा जो निजी शिक्षा का जो कॉर्पोरेट सेक्टर की आपने बात की, वो वहां कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट एंड उसका रिटर्न लेने का इशू खड़ा हो जाता है, जबकि समाज रिटर्न जो है वो धन के रूप में नहीं लेता है, समाज के उपयोग के रूप में लेता है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक भाग करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन प्रिपेयर्स जो स्टूडेंट्स को तैयार करती है एक अच्छा नागरिक बनाने में, मगर जो हायर एजुकेशन है वो उस नागरिक को एक उपयोगी नागरिक बनाने के लिए एक मैकेनिज्म है। इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि कुल मिलाकर के शिक्षा 3 हिस्सों में पोषित होगी। सरकार, केंद्रीय सरकार उसको पोषित करेगी, प्रांतीय सरकारें उसको पोषित करेंगी, समाज उसको पोषित करेगा। जब हम समाज के पोषित करने की बात करते हैं तो उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही आ जाते हैं। इस प्रकार से अगर हमने प्राचीन भारत के मॉडल्स को लेकर के यहाँ पर री इन्वेंट करके री एस्टैब्लिश करना है, तो कहीं ना कहीं समाज पोषित शिक्षा को धीरे धीरे अधिक स्थान देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बजट में ये देखना है कि क्या प्राथमिक, उच्च और उच्चतम शिक्षा को एक लाइन पर लाकर स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया जाता है और नागरिक और जो है उच्चतम गुणवत्ता वाले नागरिक क्या हम बना पाते हैं। हमारे तीनों विशेषज्ञ मेहमान, प्रोफेसर सीबी शर्मा आपका, प्रोफेसर चरण सिंह जी आपका और प्रोफेसर ब्रजकिशोर कुठियाला जी आपका, वर्चुअली जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।